हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल जो है किस पे, भाग 3 पर, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो किसके बारे में बताता है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। जो एट प्रेजेंट है हमारे पास कितने 6, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था यानी कि मूल संविधान में तब कितने थे, 7 थे। क्या हुआ, कौन सा अधिकार हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या रीज़न थे, इस सब के बारे में बात करेंगे हम लोग हमारे मूल अधिकार के वीडियोस के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 11 तक पढ़ा था, आर्टिकल 5 to 11 एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 किससे संबंधित था, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स से रिलेटेड। आर्टिकल 5 to 11 ये किससे रिलेटेड था, सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब आगे जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, आपके मूल अधिकारों से रिलेटेड है। देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 12 से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, आर्टिकल 36 तक, यानी कि 32 तक। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे किसको, मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 12 में आपकी दी हुई है राज्य की डेफिनेशन। देखो, मूल अधिकार किससे संबंधित है, नागरिकों के संबंधित। और नागरिक कहाँ रह रहे हैं, राज्यों में रह रहे हैं। हमें पता है कि हमारा फेडरल सिस्टम में यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों सिस्टम है हमारे यहाँ पे। तो अब इन अधिकारों की रक्षा करने का काम डायरेक्टली किसका आ रहा है, राज्य का आ रहा है ना, क्योंकि नागरिकों से संबंधित हो रहे हैं। तो राज्य में ये किस किस को शामिल कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो इन अधिकारों से संबंधित इन्होंने राज्य में किसे किसे शामिल किया है, भारत की सरकार को शामिल किया है यानी कि पार्लियामेंट को शामिल किया है, राज्यों के विधानमंडल और उसकी सरकार को शामिल किया है, और इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी शामिल किया है। यानी कि ये सब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। नागरिकों को उनके मूल अधिकार देने की जिम्मेदारी इन सब की बनती है। ऐसा आपका डेफिनेशन में दिया गया है, जो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 बता रहा है मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। विधियों से मतलब यहाँ लॉ से है, कानून से है, कि किस विधि से इसका अल्पीकरण किया जा सकता है या क्या कंडीशंस बनती हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ। इस जो 13 आपका आर्टिकल है इसका सीधा साधा मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि जो मूल अधिकार है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, यानी कि उस पर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। यानी कि अगर आपके अधिकारों के साथ वायलेशन होता है, अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो आपके अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, तो उसके संबंध में क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज देयर इज़ अ प्रोसेस थ्रू सेशन कोर्ट, एक अपील सिस्टम है जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन अगर बात होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो हम कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल बता रहा है आपका, उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको बताता है आर्टिकल 32 कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इसका जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। और आर्टिकल 226 यानी कि 226 ये बताता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में भी इसका क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ये शक्ति इन दोनों को प्राप्त है, जो किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। अब विधि में क्या क्या शामिल है, विधि शब्द में क्या क्या लिया गया है, ये देखिए। हम जो ये विधि शब्द पढ़ते हैं इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इसको देखिए। तो विधि शब्द क्या क्या बताता है आपका, विधि शब्द बताता है एक तो स्थायी विधियाँ, है ना, स्थायी विधियाँ जो कौन बना रही है, आपकी संसद बना रही है, राज्य विधानमंडल बना रही है। एक होती है अस्थायी विधियाँ, है ना, अस्थायी विधियाँ ये कौन बता रहा है आपका, ये कौन बना रहा है, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के द्वारा जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए विधियाँ बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, इनके द्वारा जो विधियाँ बनाई जा रही है वो, और गैर विधायी स्रोत जो होते हैं यानी कि विधि का बल रखने वाली जो एक प्रथा है उसके द्वारा भी अगर कुछ बनाई जा रही है तो वो सारी किसमें शामिल हो रही है, आपकी विधियों में शामिल हो रही है। ऐसा आपका आर्टिकल 13 कहता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अधिकारों की, जो आपको सीधे तौर पे कहाँ से दे रखे हैं। पहला अधिकार तो कौन सा है आपका, समता का अधिकार। ठीक, क्या कहता है समता का अधिकार, समता का अधिकार बता रहा है आपको किसके बारे में,
समता के जो अधिकार है वो दिया हुआ है आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 15 के बीच में। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 बताता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल कह रहा है कौन सा? आर्टिकल 14। और क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 आपको ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है आपको, कि आपका जो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, क्या दोनों शब्दों में कोई फ़र्क है क्या? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में देखें तो हाँ फ़र्क है। पहला संदर्भ यानी कि विधि के समक्ष क्षमता, इसमें क्या क्या शामिल है? किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति शामिल है। और क्या है? साधारण विधि या विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, वो भी इसमें शामिल है। और क्या है? कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। ऐसा आपका विधि के समक्ष समता, ये जो एक वर्ड्स दे रखे हैं आपके, ये इस बात को बताते हैं। जबकि दूसरा जो टेक्निकल वर्ड है विधियों के समान संरक्षण, वो क्या बताता है? विधियों के समान संरक्षण आपको ये बताता है कि विधियों द्वारा प्रदत्त जो विशेषाधिकार हैं या जो दायित्व हैं वो दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता के बारे में बताता है। और बताते हैं कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए नियम भी क्या होंगे? समान होंगे। और क्या बताते हैं कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई जाती है किसमें? विधियों के समक्ष क्षमता में। लेकिन ऐसा है क्या? अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो क्या ये वाकई ऐसा है कि सभी को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं? अगर हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के अधिकारों की चर्चा करें तो हम ये पढ़ते हैं कि इनको किसी भी परिस्थिति में उनके कार्यकाल में किसी भी लिए गए निर्णय में देश के प्रति न्यायालय में ये जवाबदेह नहीं होते। कौन नहीं होते? राज्यपाल नहीं होता और राष्ट्रपति नहीं होता। यानी कि वो जो भी निर्णय ले रहे हैं अपने कार्यकाल में, उसमें अपने किसी भी निर्णय के लिए वो कोर्ट के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब विधियों के समान जो है संरक्षण वो नहीं हो रहा है, क्योंकि विधियों के समान संरक्षण क्या कर रहा है कि सभी व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो समान है, यानी कि विधि सबसे ऊपर है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इस चीज़ का वायलेशन होता है कहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है। तब मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। दूसरा ये भी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो होता है, जब तक वो अपने पद पर हैं उनके विरोध में कोई भी न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। यानी कि कोर्ट के थ्रू उनके मतलब कोई भी दंडिक कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जो एक हर एक पॉइंट पे जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ विरोधाभास है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल 15 पर, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर विभेद का प्रतिबंध, विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूल, उसके वंश के आधार पर, उसके रंग के आधार पर किसी भी तरह का क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा। उसको कहीं पे भी जाने के लिए नहीं रोका जाएगा। दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो या मनोरंजन के स्थान हो, देश प्रदेश के कहीं पे भी जाने के लिए उसे उसकी जाति धर्म के आधार से नहीं रोका जाएगा। या कोई भी जो सरकारी चीज़ें हैं राज्य निधि के द्वारा पोषित साधारण जनता के लिए योग्य कुएं वगैरह हैं, इनके यूज़ करने के लिए उनको नहीं रोका जा सकता। ये भी आपका आर्टिकल 15 कहता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि इस आर्टिकल की कोई भी बात महिलाओं के लिए या बालकों से मतलब बच्चों से है, बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई भी उपबंध करने के लिए निर्धारित नहीं करेगी। यानी कि अगर इनके लिए वो अलग से कोई उपबंध करते हैं तो इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका आर्टिकल 15 कह रहा है। इसके अलावा क्या बातें बताई जाती है आर्टिकल 15 के तहत? इस अनुच्छेद के या अनुच्छेद 29 के खंड की कोई भी बात सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, कहने का मतलब है अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए अगर आप कोई प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप इस बात को नहीं शामिल करोगे कि आप कह रहे हो कि विधि के समक्ष सबको क्या करना चाहिए? समान अवसर देना चाहिए, इसे आप शामिल नहीं करोगे। ये बात कब कही गई है? ये बात जोड़ी गई है 1951 की धारा 2 में जोड़ा गया है इसको, यानी कि जो पहला संशोधन हुआ था उसमें इस बात को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं हम लोग, एक मिनट। आर्टिकल 16,
आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय जो भी हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर होगा, यानी कि मूल वंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी रोका नहीं जाएगा। कहाँ पर? लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता दी जा रही है वहाँ पर इन्हें नहीं रोका जाएगा। ये अनुच्छेद आपका 16 कह रहा है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल 17 की तरफ। ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है सारे आर्टिकल, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 16 आपके यही उपबंध करता है। ये जो 3 पॉइंट है इनको भी आप सुन लीजिए। और क्या क्या कहता है आर्टिकल 16? अनुच्छेद 16 जो है, राज्य के अधीन किसी भी पद या नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त पर आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार में ज़रूरत होती है। अधिनियम 1957 क्या कहता है? जो अधिनियम 1957 है उसके बाद 1974 में ये जो कंसेप्ट था कुछ चेंज किया गया। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त किसी भी राज्य में ये व्यवस्था नहीं की गई रोजगार से संबंधित। जैसा अभी आपने कुछ टाइम पहले एक अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आरक्षण देना क्या मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आरक्षण मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको सुनने में आती है अगर आप डेली रूटीन न्यूज़ में अपडेट रहते हैं। अभी हाल फिलहाल का ही ये केस है। इसके अलावा राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। हर स्टेट में जातियों की कंडीशन अलग अलग है, आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग राज्य अपनी व्यवस्था कर सकता है। उसके अलावा क्या विधि के तहत किसी भी संस्थान या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 17 जो करता है किसका? छुआछूत जो होती है उसका अंत करता है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबल जो है उसका ये विरोध करता है, ऐसा आर्टिकल 17 कहता है। लेकिन इसको कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं किसी भी अधिनियम में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही इस शब्द का जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो इसे परिभाषित किया गया है, ना ही अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है। लेकिन फिर भी मैसूर मामले में देखा जाए तो इसके बारे में उच्च न्यायालय का एक व्यवस्था की गई थी। अगर आप इन केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कंटिन्यू बने रहिएगा। जब भी हम इन केसेस का जिक्र करेंगे बात ज़रूर करेंगे जो भी हाई प्रोफाइल केसेस अभी तक हुए हैं। जैसे आपने गोलकनाथ विवाद सुना होगा, केशवानंद भारती विवाद सुना होगा, मंडल आयोग सुना होगा, लेकिन इन सब पे चर्चा करने के लिए हमें अलग समय चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो हम आर्टिकल पर ही रहेंगे, इससे हटेंगे नहीं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करने के बारे में बात करता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो उपाधियाँ किस संदर्भ में, राज्य, सेना या फिर विद्या संबंधी जो सम्मान हैं वो अगर आपने प्राप्त किया है, मीन्स आप डॉक्टर बने हों, आप मेजर या कर्नल बने हों, इस तरह की पोस्ट अगर आपको मिली है तो आप उसको अपने नाम के सामने यूज़ करोगे। अदरवाइज़ आप कोई भी उपाधि अपने नाम के सामने यूज़ नहीं करोगे। कहने का मतलब इसका ये है कि किसी भी उपाधि का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जैसे हमें पता है कि आज की डेट में हम जो महाराजाधिराजों की बात करते हैं जो एट प्रेजेंट हैं, उनके नाम के आगे हम फॉर्मर यूज़ करते हैं या पूर्व यूज़ किया जाता है। आपको पता हो तो पूर्व महाराजाधिराज। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ठीक, डॉक्यूमेंट में आप उन्हीं पदों का यूज़ कर सकते हो जो आपने खुद अर्जित की है। कहने का मतलब है आपको पेरेंटियल अगर कोई उपाधि मिली है तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने खुद ने एजुकेटेड होकर या अपनी मेहनत से अगर कुछ हासिल किया है तो उसको आप अपने नाम के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसी आर्टिकल का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर धारण किए हुए हैं तो वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट भी यही कह रहा है कि ऐसा ही अधिकारी जो इस देश का नागरिक नहीं है लेकिन इस देश में किसी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की जानकारी के बिना किसी भी दूसरे देश से किसी भी तरह की भेंट या कोई भी उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की सहमति के। राष्ट्रपति की जानकारी में कर सकता है, राष्ट्रपति की बिना जानकारी के वो इस तरह के पद स्वीकार नहीं करेगा। चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम हर आर्टिकल पे चर्चा करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, फटाफट में हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको फटाफट वाला वीडियो देखना है तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है फंडामेंटल राइट्स पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।